मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने जंतुओं में पोषण, पादपों में पोषण और श्वसन, परिवहन ये सारे चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हैं। तो अब आता है जनन वाला पार्ट। तो जनन वाले पार्ट में आप लोग जानिए, जैसे हम लोग मम्मी पापा, बाबा दादी, नाना नानी ये सब रहते हैं, हम उनकी संतानें हैं। तो इससे पौधे भी अपनी संतानों को उत्पन्न करने के लिए अपने जैसे पेड़ पौधे जो बनते हैं उनके लिए जनन क्रिया होती है। ठीक है, तो जनन क्रिया के लिए हम अपने नए चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक, देख लीजिए, पाठ का नाम पौधों में जनन। हम लोग पढ़ते हैं, सभी जीव अपने वंश को बनाए रखने के लिए जनन क्रिया करते हैं। माता पिता से संतति का जन्म जनन ही कहलाता है। अधिकांश पौधे जो होते हैं उनका शरीर जड़, तना तथा पत्तियों से बना होता है। और ये जो जड़, तना, पत्तियां होती हैं पौधों की, उन्हें हम कायिक जनन कहते हैं। क्या? कायिक अंग। वो पौधों के कायिक अंग होते हैं। और पौधों में जो फूल निकलते हैं, ठीक है, एक जो फूल निकलते हैं, फूलों के बारे में आपने पढ़ा पहले, ये पौधों के जनन अंग होते हैं। इन्हीं फूलों से फल तथा बीज बनते हैं, जिनसे अगली पीढ़ी का जन्म होता है। हालांकि कई बार पौधों की शाखाओं का रोपण करके भी नए पौधों का निर्माण होते हैं। नए पौधों का निर्माण हम लोग कभी कभी कलम काट करके भी कर लेते हैं। अब आता है जनन की विधियां। जनन की कई विधियां हैं। अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के टाइप्स बताए गए हैं: मुकुलन, खंडन, बीजाणु निर्माण, वर्गीकरण। दो प्रकार के हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये देखिए बताया मुकुलन, ये पौधों के किसी भी भाग से हो सकता है। जड़, तना, पत्ती से नए पौधे उत्पन्न हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है मुकुलन। मुकुलन में ब्रेड को हम लोग फुलाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है। ईस्ट क्या है? ईस्ट एक कोशिकीय जीव है जिसे सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जाता है। ये ईस्ट का चित्र बना हुआ है। सिंपल ईस्ट ऐसे है और धीरे धीरे जब होता है तो एक कली का रूप होता है। यही कली में जब ये केंद्रक जो होता है ये कट के मतलब दो पार्ट्स में हो जाता है, तो ये यदि अलग हो जाए तो ये दो भाग में ईस्ट बन जाता है। तो ईस्ट के बनने में यदि पर्याप्त पोषण इनको मिलता रहता है तो कुछ ही घंटों में ये मुकुलन यानी बडिंग करने लगते हैं। ईस्ट कोशिका में एक छोटा सा उभार निकल आता है जिसे हम मुकुलन या कली कहते हैं। और कली ही धीरे धीरे वृद्धि करके एक जनक कोशिका बन जाती है, एक नई ईस्ट कोशिका बन जाती है और ये धीरे धीरे एक श्रृंखला पूरी बना लेते हैं। दूसरा है खंडन द्वारा। खंडन जो है ये एक चित्र शैवाल का बनाया गया है। इसमें जो यदि इनको काट करके दो पार्ट्स कर दिए जाए तो दो जीव बन जाते हैं। यदि इनके दो पार्ट्स हो जाए तो इनके भी दो जीव बन जाएंगे, इनके भी दो जीव बन जाएंगे। फिर अगर यहाँ पे दो जीव बन गए तो इनको ऐसे करो ऐसे करो, फिर कई पार्ट्स में फिर बन जाते हैं। तो तालाब में आपने गुच्छे के रूप में जो हरे रंग की संरचना देखते हैं वे क्या कहलाते हैं? उनको हम शैवाल कहते हैं। और शैवाल जब इनके तंतु अलग अलग खंडों में टूटने लगते हैं या टूट जाते हैं तो उन्हें हम खंडन कहते हैं। और प्रत्येक खंड से, इसमें से दिखाई दे रहा होगा, प्रत्येक खंड से नए पौधे का या नए शैवाल का निर्माण होता है। और इस तरह का जो अलैंगिक जनन होता है वो स्पाइरोगारा तथा यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है और इनमें इस तरह का प्रजनन पाया जाता है। बीजाणु निर्माण द्वारा। बीजाणु निर्माण कवक के जो कवक होता है उसमें पाया जाता है। बीजाणु निर्माण द्वारा कायिक जनन, ये आप चित्र देख रहे हैं। इसमें एक धागे जैसी संरचना है और एक उभरी हुई टोपी जैसी संरचना है। ये जो ब्रेड में छोटी छोटी फफूंद लग जाती है वो है, और उसमें जो कायिक जनन होता है वो बीजाणु द्वारा होता है। तो फफूंद छोटी छोटी धागे जैसी संरचना होती है जिसे कवक तंतु कहते हैं। इन तंतुओं के ऊपरी सिरे फूल जाते हैं और इनमें जो फूल जाते हैं वो जब
अनुकूल परिस्थितियां पा जाते हैं तो फिर दूसरे स्थान पर हवा के द्वारा जाते हैं तो नए पौधों का ये निर्माण कर देते हैं। इस तरह ये कायिक जनन द्वारा इनमें प्रजनन होता है। अगला आता है वर्धी प्रजनन। वर्धी प्रजनन है जैसे पौधे के किसी भी भाग के द्वारा, जड़, तना, पत्ती, इनके द्वारा नए पौधे का जब जन्म होता है तो उसे वर्धी प्रजनन या कायिक जनन कहते हैं। इनमें एक पत्ती ये बनी हुई है, अजूबा की पत्ती देखिए आप, अजूबा की पत्ती में साइड में भी किनारे किनारे खूब सारी जड़ें अगर नम स्थान पर रख दीजिए तो निकल जाती है और प्रत्येक को कट करके लगा दीजिए तो नए पौधे का जन्म हो जाता है। एक कलम लगाकर गुलाब के डंठल को काट दीजिए और काटने के बाद ढंग से उसको अलग अलग करके लगा दीजिए तो कलम लगा करके नए पौधे का जन्म एक दाब कलम द्वारा, दाब कलम का भी चित्र आपको यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरह से हल्दी, अदरक, गन्ना आदि के पौधे भी उगाए जाते हैं। ये एक आलू का चित्र है। आलू के चित्र में अलग अलग जो ये आंख शब्द बोला जाता है, इनको अलग अलग पार्ट्स में काट करके आप मिट्टी में गाड़ दीजिए। प्रत्येक कटे हुए टुकड़े से नए पौधे का जन्म हो जाता है। तो इनमें से जितने अभी तक आपने पढ़ा वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत यानी अलैंगिक जनन के बारे में पूरा पढ़ा है। अब नेक्स्ट आपका पार्ट आता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन, इस जनन में नर तथा मादा जनकों की भागीदारी होती है, यानी इसमें नर तथा मादा दोनों जनक का होना आवश्यक होता है। तो पौधों के पार्ट्स आप लोग को इसके पहले पढ़ाए गए होंगे 6 या 7 वाले पार्ट्स में। तो पौधों के 4 प्रमुख भाग होते हैं फूलों के, जिसमें बाह्य दल, पुंकेसर, दल पुंज तथा स्त्री केसर। जिसमें पुंकेसर तथा स्त्री केसर जो होता है वो पुष्प का नर तथा मादा भाग होता है। ये जब दोनों अंग एक ही पुष्प पर पाए जाते हैं तो वो पुष्प द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। इसका उदाहरण आपका सरसों का पुष्प, गुड़हल का पुष्प। और जिन पुष्पों में नर अंग और मादा जनन अंग अलग अलग पुष्पों में पाए जाते हैं वो एक लिंगी पुष्प होते हैं, जैसे पपीता, मक्का, ककड़ी, लौकी, कद्दू आदि। इनमें अगर कभी देखा होगा तो लौकी और कद्दू में कुछ फूल ऐसे आते हैं जिनमें फल का निर्माण नहीं होता है, तो वो नर पुष्प होते हैं, और जिनमें फल का निर्माण होता है वो मादा पुष्प कहे जाते हैं। एक सामान्य पुष्प में निम्नलिखित भाग होते हैं। नंबर 1 बाह्य दल, दल पुंज, पुंकेसर और स्त्री केसर। अगर पहले इस चित्र को ध्यान से देखिए तो पुष्प के ये 3 भाग इसमें आराम से दिखाई देंगे। ये दल पुंज है, ये बाह्य दल है, ये पुंकेसर है और यहाँ पर स्त्री केसर है। ये पूरे भाग इसमें पुष्प के भाग में आ जाएंगे। ये अलग अलग भी बने हुए हैं, बाह्य दल है, दल पुंज है, पुंकेसर है और इसका स्त्री केसर वाला भाग है, उसमें जितने पार्ट्स होते हैं और सबके बारे में अलग अलग आपको। बाह्य दल ये सामान्य तौर पर हरे रंग के होते हैं। कली अवस्था में ये फूल के भीतरे अंगों की सुरक्षा करते हैं। ये हरे रंग के हैं, तो हरे होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करते हैं। दलपुंज ये पुष्प का सबसे आकर्षक भाग होता है। प्रायः ये रंगीन होते हैं। जो फूलों में सबसे पंखुड़ियां जिनको हम लोग कहते हैं, जो कलर्ड होती हैं, उन्हें ही दलपुंज कहते हैं। तो दलों की संख्या, रंग अलग अलग हो सकती है। संख्या और रंग, कोई पीले रंग का फूल है, कोई लाल रंग का फूल है और कोई गुलाबी रंग का है, तो ये सब अलग अलग हो सकते हैं। रंगीन होने के कारण कीट पतंगों पे ये आकर्षित करते हैं। ये कीट पतंगे आते हैं और ये परागकण में भी सहायता करते हैं। अगला है पुंकेसर। पुष्प के अंदर धागे जैसी कई रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें पुंकेसर कहते हैं। और जानते हैं आप, पुंकेसर ही फूल का नर भाग होता है। पुंकेसर का उत्तरी भाग ये देखिए फूला हुआ होता है, जिसे हम परागकोश कहते हैं। और इसके अंदर इस भाग को यदि तोड़ेंगे तो एकदम चूरन जैसी पत्ती, पीले पीले जैसी संरचना निकलती है, उन्हें हम परागकण कहते हैं। परागकण हवा तथा पानी के द्वारा या कीट पतंगों की सहायता से एक पुष्प से दूसरे पुष्प में चले जाते हैं। आता है स्त्री केसर। ये पुष्प का मादा भाग होता है।
इसके 3 भाग हैं, 3 भाग आपको ये दिखाए गए हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। और प्रत्येक अंडाशय में एक या एक से अधिक बीजाणु होते हैं जिसमें मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो इसमें ये आपका हो गया फूल का पूरे पार्ट्स, और पूरे पार्ट्स कौन कौन से काम करते हैं और उनके चित्र भी बनाकर आपको। परागण, परागण आपने देखा होगा, जो हमारे फूल होते हैं, फूलों में तितलियां मकरंद चूसने के लिए फूलों पर बैठती हैं। फूलों के परागकण इनके पैरों तथा पंखों में चिपक जाते हैं। इस प्रकार कीट पतंगे पुष्पों के परागण में सहायक होते हैं। और परागण की परिभाषा आप देखिए, परागकणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। यह क्रिया वायु, जल तथा जंतुओं द्वारा होती है। जब परागकण अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह क्रिया स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन कहलाती है। मतलब एक स्वपरागण होता है, जब उसी पौधे के दूसरे पुष्प का तितली एक फूल से बैठती है, दूसरे फूल पर जाकर बैठ जाती है, तो वह क्रिया स्वपरागण कहलाती है। यदि किसी पुष्प के परागकण निकलकर उसी जाति के अन्य पौधे के पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह क्रिया परपरागण कहलाती है। ठीक है, स्वपरागण और परपरागण आप समझ गए। अगली हेडिंग आती है परागकणों का अंकुरण तथा निषेचन। इसको आपको शॉर्ट में समझाने के लिए हमने तीर के निशान से बताया है। तीर के निशान के द्वारा आप समझेंगे कौन सी क्रिया किसके बाद कैसे हो रही है। परागकण वायु, जल, कीट, मनुष्य आदि के द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। नम एवं चिपचिपे वर्तिकाग्र पर परागकण अंकुरित होकर पराग नलिका बनाते हैं। और पराग नलिका ये तो जानते ही, नर युग्मक होते हैं और कहाँ पर जाते हैं, अंडाशय के बीजांड में चले जाते हैं। अंडाशय के बीजांड से इस प्रकार नर युग्मक मादा से संयोग करते हैं। जब नर और मादा युग्मक आपस में संयोग करते हैं तो क्या क्रिया होती है, वो होती है निषेचन कहते हैं। और युग्मक द्वारा बनी कोशिका जायकोट कहलाती है और जिससे भ्रूण का विकास होता है। ठीक है, निषेचन के पश्चात बीजांड विकसित होकर बीज बनता है और अंडाशय विकसित होकर फल बनता है। जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। कुछ फल गूदेदार रसीले होते हैं जैसे आम, सेब, संतरा, अमरूद, नींबू, टमाटर आदि। ठीक है, और कुछ सूखे होते हैं जैसे काजू, बादाम, अखरोट। तो ये अपना भोजन जो है बीजों एवं फलों में ही संचित करते हैं और विभिन्न प्रकार के प्राणी इन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की क्रिया क्या कहलाती है, प्रकीर्णन कहलाती है। आप प्रकीर्णन समझ लीजिए कि क्रिया क्या कहलाती है, प्रकीर्णन। अब हमें पढ़ना है बीजों का प्रकीर्णन। क्या पढ़ना है, बीजों का प्रकीर्णन। आप देखते होंगे एक ही प्रकार के पौधे विभिन्न स्थानों पर उग जाते हैं। क्यों उगते हैं, क्योंकि उनके बीज हवा के द्वारा, पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो एक क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में है प्रकीर्णन की विधियां। तो प्रकीर्णन की विधियों में वायु, जल तथा जंतु हैं, इनका अलग अलग करके आप लिख सकते हैं। यदि कभी आप खेत के पास से होकर गुजरे तो देखते होंगे छोटे छोटे कांटे बीज हमारे शरीर में चिपक जाते हैं और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। किसी पौधे के सभी बीज यदि एक ही स्थान पर उग जाएं तो क्या होगा, तो एक ही स्थान पर उग जाएंगे और फिर बाद में रहने के लिए, जैसे लड़ाई नहीं होती है, पेड़ पौधे संघर्षों को कम करने के लिए बीजों के फलों का प्रकीर्णन करते हैं। अब है कुछ बीज हल्के होते हैं, है ना। कुछ का प्रकीर्णन वायु, जल तथा जंतुओं द्वारा। चिलबिल तथा द्विफल के बीज पौधों के पंखयुक्त होते हैं। घासों के हल्के बीज, मदार के रोमयुक्त बीज, सूरजमुखी के रोमयुक्त फिर काहे से जाते हैं, ये हवा द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। इसी तरह पीपल, बरगद जैसे वृक्षों के बीज चिड़ियों द्वारा दूर दूर तक पहुंच जाते हैं और ये बीज उगकर नए पौधों में विकसित हो जाते हैं। कुछ पौधे जैसे नारियल,
आदि फलों का आवरण रेशेदार होता है और ये जल में तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। कुछ कंटकी के बीज जिनमें हुक जैसी संरचनाएं होती हैं, वे जंतुओं के शरीर में चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जैसे मटर और अरंड का बीज जो होता है पकने पर झटके से फटकर टूटता है, फूटता है, तो उसके बीज भी एकदम फूटकर छिटक जाते हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो भी अपने स्थान से दूर जाकर गिरते हैं। तो इस प्रकार आपको पौधों के निषेचन का जो ये भाग है जनन का, ये खत्म होता है। और एक्सरसाइज के प्रश्न आप कोशिश करेंगे तो पूरी नोट्स के द्वारा हल कर लेंगे। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।